तो इस खास पेशकश में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं साइबर फ्रॉड को लेकर। जी हाँ, एक नाम आपने खूब सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। इसको लेकर सरकारी एजेंसियां भी खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। सरकारी फ्रॉड को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों का प्लान है कि सरकारी एजेंसियां सूचनाएं साझा करेंगी, क्योंकि प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में आरबीआई, ईओडब्ल्यू और पुलिस आपस में जानकारी साझा करेगी। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ये रणनीति भी बनाई गई है। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के 24 मामले सामने आए हैं। साइबर फ्रॉड के 4500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड की घटनाएं कितना बढ़ रही हैं। और चलिए अब बात करेंगे फैक्ट्स पर, यानी कि आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश में 5 साल में 7000 गुना बढ़े हैं साइबर अपराध। 2019-20 में 4407 अपराध थे। 2020-21 में ये आंकड़ा 32,000 को पार होता है। 2021-22 में तकरीबन 39,000 तक पहुंचता है। अब 2023-24 में ये आंकड़े 85,000 से पार। अब आप समझिए किस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2024 से अब तक 3,15,000 राजधानी में 24 डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं। ये भोपाल में इस साल के मामले हम आपको बता रहे हैं। साइबर फ्रॉड के इस साल के मामले 4,500 से अधिक दर्ज हुए। हर दिन औसतन अगर हम बात करें तो 17 से 18 लाख रुपए की आम जनता से ठगी होती है, और अब तक 42 करोड़ से अधिक की ठगी ठग कर चुके हैं। राजधानी में 24 डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए। साइबर फ्रॉड के 4500 से अधिक मामले दर्ज हुए। और अब हम आपको जानकारी देते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। इसे जान लीजिए, आखिर ये होता क्या है। कहीं आप भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार तो नहीं हो सकते या हो रहे। कैसे, अब आप अपने आप को समझिए। पहले डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। कोई जो आरोपी होता है वो फोन कॉल, वीडियो कॉल के जरिए इस बात का यकीन आपको दिलाता है कि वो किसी सरकारी सेवा का अधिकारी या कर्मचारी बात कर रहा है, और आप किसी बड़ी घटना का शिकार हो चुके हैं। ये पूरा वो एक क्राइम सीन डिजाइन करता है और कहता है कि आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। आपकी आईडी कोई भी ऑनलाइन इस तरह से फोन कॉल करके या वीडियो कॉल करके नहीं मांग सकता। पर ये ठग करने वाले, जो बड़े ठग हैं, इस तरह की ठगी करने वाले, वो ऐसे ही रुख अख्तियार करते हैं ताकि आम जनता को ठगा जा सके। वीडियो कॉल पर आपको पुलिस की वर्दी में बैठा कोई शख्स दिखेगा, आप डर जाते हैं, और इस तरह से कुछ लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। तो आसान भाषा में अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस तरह का डिजिटल अरेस्ट अगर आपके साथ हो रहा हो तो आपको बचना कैसे। इस तरह के फर्जी अधिकारी बनकर जो लोग वीडियो कॉल के माध्यम से डराते हैं, इस तरह के फोन उठाते समय आपको सतर्क रहना है। अननोन नंबर से फोन आए, बिल्कुल सतर्क रहिए। और आप याद रखिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि पुलिस अधिकारी कभी भी ऑनलाइन वारंट, एफआईआर की कॉपी, गिरफ्तारी को साझा करने के लिए नहीं कहते। अगर वो ऐसा कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो ठग है। पुलिस या जो अधिकारी होते हैं वॉइस कॉल, वीडियो कॉल पर किसी भी केस की जानकारी नहीं देते। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए, किसी लिंक को कनेक्ट करने के लिए आपको नहीं कहते। बैंक डिटेल और यूपीआई आईडी किसी से भी शेयर ना करें, किसी से भी बिल्कुल शेयर ना करें। अननोन कॉल जब आप उठा रहे हों तो बेहद ध्यान रखें। नोन कॉल नंबर पर भी खासा ध्यान रखें। इस तरह के फर्जी कॉल इस वक्त बहुत आ रहे हैं। तो ये वो उपाय हैं जिससे आप डिजिटल अरेस्ट से
खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि ये साइबर क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह से किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश से आपको कॉल करते हैं और आपको इस तरह से ठगते हैं। तो अननोन कॉल से बचिए, दूसरे देश के जो नंबर होते हैं इससे ज़रूर बचिए। +91 ये इंडिया का सेल्यूलर कोड है जो पूरे भारत के मोबाइल के लिए लागू रहता है। और हमारे साथ इस खबर पर एक्सपर्ट हेमराज सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और हमारे दो सहयोगी भोपाल से हमें मनोज राठौर ज्वाइन कर रहे हैं, तो औद्योगिक नगर इंदौर से हमें भारत ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हेमराज जी, आपका बहुत स्वागत है VS TV पर। और चर्चा की शुरुआत में आपसे करूं उससे पहले हम थोड़ा आज की खबर को जान लेते हैं और सीधे न्यूज़ रूम का रुख करते हैं। मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज जी, आज किस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं और ये जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है पुलिस का और साथ ही साथ EOW का, RBI का, ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ठगी से बचाया जा सके? जी बिल्कुल, क्योंकि हाल ही में स्टेट कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसकी बैठक हुई थी जिसमें RBI के साथ EOW, पुलिस और अलग अलग जांच एजेंसियां शामिल थी। इसमें डिजिटल अरेस्ट के नए जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा हुई। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 24 ऐसे मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इंदौर और दूसरे ज़िले में भी ये मामले सामने आ रहे हैं। भोले भाले लोगों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देके वीडियो कॉल के जरिए वर्दी पहने अधिकारी, चाहे वो आबकारी विभाग के हों, पुलिस विभाग के हों, EOW के हों या CBI के, उन्हें डराया जाता है और डराने के बाद झूठे मामले में फंसाने को कहकर और उनसे सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट होने पर उनसे फ्रॉड किया जाता है। तो इस तरीके के मामले सामने आए। उसके बाद ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में जो तमाम शिकायतें आ रही हैं उनकी जानकारी को तत्काल साझा किया जाए, क्योंकि ये होता ही है कि पुलिस के पास जब शिकायत आती है तो तमाम जानकारी, क्योंकि फ्रॉड के मामले अधिकांश बैंकों से भी जुड़े होते हैं जहाँ से ये राशि ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉड के जरिए, तो उनसे जानकारी साझा करने में समय न लगे, ये सबसे बड़ा फोकस था और इस तरीके के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आम जनता को जागरूक रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके के फ्रॉड जो कि नए तरीके से अब सामने आने लगे उससे बचे जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए इंदौर का रुख करते हैं। भारत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, हमने देखा इंदौर में भी इस तरह के फ्रॉड मामले बहुत सामने आए। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ने आगाह किया, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विवेक, देखिए वाकई ये हाउस अरेस्ट की बात कर ले या डिजिटल जिस तरह का फ्रॉड सामने आ रहा है, इसको लेकर के भले ही साइबर एक्सपर्ट्स हो या फिर साइबर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन फिर भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि +97 अरब अमारात का ये देश है जिसका ये नंबर है। फिर उसके अलावा +94 श्रीलंका, +92 पाकिस्तान, ये ऐसे कोड है जिनके द्वारा आपके पास अगर कॉल आ रहा है और नॉर्मल कॉल आ रहे हैं। सबसे बड़ा वजह है कि नॉर्मल कॉल आता है, और क्योंकि अगर बात की जाए हिंदुस्तान में +91 चलता है, तो सबसे पहला तो सतर्कता यही कि अगर आपके पास +91 के अलावा अन्य अगर अदर कोई नंबर आ रहा है तो उससे इग्नोर किया जाए, उस नंबर को उठाया ना जाए। दूसरी ओर हम बात करें हाउस अरेस्ट को लेकर के, सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी होती है कि पुलिस सबसे पहले ये कि कभी भी वीडियो कॉल पर किसी से संपर्क नहीं करेगी, ना ही कॉल करके। अगर पुलिस को आपके पास किसी शिकायत मिलती है तो उस शिकायत के लिए आपके पास पुलिस जो है वो आपके पास एक सूचना पत्र भेजती है, आपको नोटिस भेजती है, और उसके बाद संबंधित थाने में बुलाया जाता है। लेकिन हाउस अरेस्ट जैसा संबंधित जो लॉ अगर हम बात करें कानूनी रूप से, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। लोगों को सबसे पहले उसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। जो शिकार है, लोग हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ करके आपको ये कहेंगे आपका कोई पार्सल था, आपके पार्सल में
किसी तरह की नशीली दवाएं मिली है, आपने कोई एक वीडियो आपने अपलोड किया गया है, आपके द्वारा कोई गलत वेबसाइट पर आप चले गए हैं, आप देशद्रोह में इसमें फंस सकते हैं। तो तमाम चीज़ें, या आपके जो बेटा है या बच्चा है उसे उसने किसी घटना को अंजाम दिया गया है, उस घटना के कारण उसी की गिरफ्तारी की गई है। इस तमाम अलग अलग एंगल से जो है लोग अपना शिकार साइबर ठगों को आम लोगों को बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी विवेक ये होती है कि उसके अलावा जब लोग इसमें बात करते हैं, लेकिन शिकार वो लोग हो रहे हैं, आप इसमें भी देखिए एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शिकार वो लोग हो रहे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई रिटायरमेंट अधिकारी हो सकते हैं, ऐसे लोग चाहे डॉक्टर्स हो, ऐसे तमाम लोग शिकार हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उनके पूरे मस्तिष्क पर जो है ये इस तरीके से उन्हें डाइवर्ट किया जाता है और इस तरीके से उन्हें अपना शिकार बनाया जाता है। तो ऐसे में वो लाखों रुपए की रकम जो है वो कहीं ना कहीं साइबर ठगों के खातों में डाल देते हैं। और हाल ही में इंदौर की बात की जाए तो तकरीबन 29 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें 3.5 करोड़ रुपए की ठगी मात्र इंदौर से हुई है। और इसमें आरआई से लेकर तमाम बड़े ऐसे नाम हैं जो इसका शिकार हुए हैं। ऐसे में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। और लेकिन विवेक सबसे महत्वपूर्ण एक चीज कि हाउस अरेस्ट जैसे मामलों में ये समझना होगा, क्योंकि एफआईआर क्रमांक उन्हें नोट कराया जाता है, उन्हें कोई डिजिटल नंबर नोट कराया जाता है कि आपके इस नंबर से गलत पार्सल गया है। तो ये समझना होगा कि एफआईआर क्रमांक जो है पूरे, क्योंकि अब बीएनएस आ गया है, बीएनएस में भी थाने का जिक्र होता है उसमें, और जो भी साल होता है उसमें बटे और अंक का जिक्र जरूर होता है एफआईआर में। लेकिन उन्हें किसी भी सीरीज स्टेट की जो है स्टेट की सीरीज में बताना चाहूंगा कि जैसे एमएच और फिर फलाना कोड जो है आरोपियों द्वारा बुलाया था। इन बातों का ध्यान रखना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है भारत। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लौटेंगे आपके पास, अब हेमराज जी का रुख करते हैं। हेमराज जी, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें भी ये बात भली भांति पता होगी, कुछ साल पहले जब स्मार्टफोन का चलन नहीं था तो कौन बनेगा करोड़पति के नाम से ऐसे लोगों को झांसा दिया जाता था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर बढ़ते बढ़ते आज के समय में हम डिजिटल अरेस्ट तक आ गए हैं। हालांकि अच्छी बात नहीं है, मैं कोई विकास की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब शातिर ठग इतने ज्यादा शातिर हैं किसी भी तरह से, जैसा कि भारत जिक्र कर रहे थे, बहुत बुद्धिजीवी लोगों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अब आपसे हम शुरुआत करते हैं कि साधारण भाषा में डिजिटल अरेस्ट को आप हमारे दर्शकों को समझाइए और कैसे उनको पता चलेगा कि वो इसका शिकार हो रहे हैं। जी देखिए, हम जब छोटे थे साइबर चोर पुलिस का ले आ रहे थे। जी, ये डिजिटल दुनिया हो रही है, स्मार्ट दुनिया हो रही है, तो चोर पुलिस का खेल भी स्मार्ट हो रहा है। हाँ। तो वो खेल तो निरंतर जारी और जारी रहेगा। हम स्मार्ट हो रहे हैं, चोर भी स्मार्ट हो रहे हैं। इसमें आप इस पे अगर अंकुश लगाना है आपको, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, बिल्कुल बोलिए आप। जी बोलिए। जी चलिए हेमराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भोपाल से न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मनोज राठौर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मन की बात में तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी विषय पर कहा था और ये कुछ उन्होंने कारण भी बताए थे कि क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं। एक जानकारी उसकी भी हमारे दर्शकों को साझा कीजिए कि सरकार इस दिशा में किस तरह से अग्रसर है लोगों को अवेयर करने के लिए। जी पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां, चाहे वो केंद्र की हों या फिर राज्य की, वो किसी भी तरीके की डिजिटल तौर पे जो है फ़ोन के जरिए जो है कार्रवाई नहीं करती। यानी उनका साफ तौर से कहना था कि जो डिजिटल अरेस्ट का जो एक नया फ्रॉड के मामले अब सामने आ रहे हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी एजेंसी हैं जिसके नाम पर जो है इस तरीके के जो है काम किए जा रहे हैं, इस तरीके के अपराध किए जा रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके की कार्रवाई फ़ोन के द्वारा सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं करते। तो ये बात जो है लोगों को समझ में आना चाहिए कि यदि इस तरीके के फ़ोन आते हैं, वीडियो आते हैं, तो उससे बिल्कुल बचना चाहिए। यदि वो झांसे में आते तो उनको अपनी जो गाड़ी कमाई है वो गंवाना पड़ सकती है। और उसके बाद पुलिस के पास भी सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि ग्लोबल ये पूरा फ्रॉड रहता है। ऐसे में पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार तो आरोपी गिरफ्तार में नहीं आ पाते, जबकि पता रहता है कि आरोपी किस देश में बैठे हैं।
ये आपने सही कहा कि ये जो ठग हैं आखिर ये किस देश में बैठे हैं। जैसे भारत बता रहे थे कतर से फोन आ रहा है, यूएई से फोन आ रहा है, तो आखिर पता कैसे लगाएं। चलिए एक बार फिर से हेमराज जी से हम जुड़ रहे हैं। हेमराज जी, सीधा सवाल यही था कि हमारे दर्शक कैसे समझेंगे और कितना अवेयर वो हो सकते हैं इस साइबर ठगी को लेकर। जी, दर्शकों को सबसे पहले यही ध्यान देना होगा कि कोई भी, विवेक जी, दर्शकों को सबसे पहले यही ध्यान देना होगा कि कभी भी पुलिस हिंदुस्तान में ऑनलाइन कार्रवाई करती ही नहीं है। आप यूं समझिए कि हमारे भोपाल में अगर चालान कट रहे हैं ट्रैफिक के, मैंने हेलमेट नहीं पहना, चालान आ गया इस बात का, तो वो 100 रुपए का चालान भी मेरे घर पे डिलीवर करने पुलिस वाले ही आते हैं। तो हम क्यों मान लें कि उनका फोन आएगा, क्यों मान लें कि हमें ऑनलाइन बुलाएंगे और क्यों हमसे ऑनलाइन हाउस अरेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या फॉरेन कंट्रीज से कभी कभी मेरे को बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, क्योंकि कभी काम के होते हैं, कभी फ्रॉड होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बाहर से आने वाले सारे कॉल्स फ्रॉड होंगे, और ये भी होता है कि ऐसे जितने कॉल्स आ रहे हैं ये भी हमारे पास इंडिया से आ रहे हैं, +91 कोड लगा हुआ, उसमें भी वो फ्रॉड कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके माध्यम से मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप देखिए कि 2014-15 में हमने आधार कंपलसरी कर दिया था। अगर आपको सिम परचेज करना है तो आधार कंपलसरी था। अगर आपको कोई डिवाइस लेना है तो हमें आधार के साथ जोड़ना होगा। तो बैंक अकाउंट भी आधार के साथ मैंडेटरी हम जोड़ें, और सिम लेना भी हम आधार के साथ मैंडेटरी करें। मैं तो ये कहूंगा कि व्हाट्सएप को भी आधार के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए, तो फ्रॉड खत्म हो गए। अभी आपको आरोपी कहाँ मिलेंगे? अहम बात आपने बताई है। अच्छा, आजकल ये डिजिटल अरेस्ट खूब चल रहा है। नोएडा में तो एक आईटी एक्सपर्ट महिला थी, उनके साथ ही ठगी हुई तकरीबन 80-90 लाख की, और वो बड़ा ही समझ से बाहर था कि एक आईटी एक्सपर्ट को इतना क्यों ह्यूमिलेट किया गया कि वो खुद ठगी का शिकार हो गई। तो जैसा हमारे सहयोगी भारत भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत बुद्धिजीवी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कैसे आखिर, मतलब क्या वो समझ नहीं पाते, या उनको इतना ज़्यादा फ़ोन पर धमका दिया जाता है उस लहजे में, उस भाषा में, जिससे वो घबरा जा रहे हैं? बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। मैं, जैसा आपने कहा कि साइबर एक्सपर्ट या आईटी एक्सपर्ट जो है वो भी ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो थोड़े ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। मेरे से कजिन है मेरा छोटा, और वो कजिन आईटी एक्सपर्ट है, 10 साल से साइबर में काम कर रहा है। लेकिन अचानक से सुबह 7:30 बजे उसको एक फोन आया और बोला आपका एक पार्सल आया है दुबई से। उसने, क्योंकि वो पार्सल बुक किया था, तो वो डेटा कहीं से लीक हो गया कि इनका पार्सल आ रहा है या आने वाला है। तो उसको लगा कि हाँ, पार्सल तो मेरा ही है। सारे डिटेल्स उन्होंने सही बताए, और उस एक्सपर्ट को उन्होंने, क्योंकि साइकोलॉजिकल है, मैं सुबह सो के उठा, अपने उसमें नहीं था, और आपके पार्सल के डेटा लीक हो गए कि आपको लगता है कि आपका पार्सल आने वाला था या बच्चे पार्सल भेजने वाले थे। वही पार्सल आपको लगा कि इसमें ड्रग्स हो सकता है। उन्होंने सारी चीजें, क्योंकि आपके सामने वीडियो कॉल पे, वीडियो कैमरा पे वो पुलिस की ड्रेस में आए, तो आप 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अच्छे जो साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। एक जानकारी हमारे दर्शकों को सर साइबर क्लोन की जरूर दीजिए, जो आजकल साइबर क्लोन चल रहा है, फेक वॉइस कॉल आ रहे हैं। जी। अब हम चैट जीपीटी के युग में हैं। हम लोग वो खुश नसीब हैं जिन्होंने चैट जीपीटी भी देख लिया और पुराने टेलीफोन भी देख लिए। सो चैट जीपीटी है, आप देखिए कि जो अच्छे फोन है सैमसंग के, एप्पल के, ये फोन में अभी वॉइस असिस्टेंट है। आप मेरे को कॉल करिए, मेरी आवाज मैं सेट कर दूंगा और मैं आपसे सब बातचीत कर लूंगा कि भाई क्या काम है, क्यों फोन किया है। वो उधर से मेरे को टेक्स्ट में मैसेज करके बताएगा सामने वाले ने इसलिए कॉल किया है। तो ये जेमिनी वगैरह इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपकी आवाज बहुत आसानी से क्लोन कर सकते हैं। मैंने सपोज कभी विवेक पांडे जी आपको कॉल किया, और आपको कॉल करके आपकी आवाज में रिकॉर्ड करूंगा, अपने सॉफ्टवेयर को सिखाऊंगा आपकी आवाज ये, तो वो सॉफ्टवेयर लर्न कर लेगा, मशीन लर्निंग टेक्निक बोलते हैं इसको, और उसको लर्न करा के फिर मैं उसी से आपके किसी खास वाले को फोन करवाऊंगा। तो आपके जो मित्र होंगे वो कंफ्यूज होंगे, भाई विवेक का फोन आ रहा है, फोन उठाओ, उसको ये समस्या है। तो आवाज क्लोन हो जाती है। अभी तो सब कुछ क्लोन हो रहा है। आप देखेंगे एलन मस्क ने तो ये एक कहीं बहुत बड़ा, हेमराज जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी के इस युग में, क्योंकि अगर साइबर क्लोन के जरिए ये ठगी कर रहे हैं,
अच्छा, डिजिटल अरेस्ट भी बहुत ज्यादा रन कर रहा है। भोपाल से जो हमारे पास डेटा आया है वो 24 डिजिटल अरेस्ट तो सिर्फ भोपाल से ही हुए, मतलब ये ठगी के शिकार। हाँ हाँ, तो ये आपके पास जो डेटा है, मैं कहूंगा विवेक जी, ये 10% भी नहीं है। चूंकि हम तो इन पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग इनको रिपोर्ट नहीं करते हैं। उनको कहीं ना अच्छा। कहीं लगता है कि हाँ। हमारी बदनामी होगी, या लोग बोलेंगे यार हम तो एक्सपर्ट थे, या हम डॉक्टर थे, या हम फिजिशियन थे और हमारे साथ ऐसा हो गया, तो वो लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं इस बात को। आप देखिए ना कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये इतना ज्यादा कॉमन हो ये गया। एक बड़ा चैलेंज है कि लोग रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब एक बार फिर से हम इंदौर का रुख करते हैं। भारत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, एक मुहिम किस प्रकार से पुलिस चलाई है इंदौर में और अवेयर करने के लिए क्या कर रही है खास लोगों को? विवेक, देखिए, इंदौर के सबसे 2 बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम मैं जिक्र करूंगा, जिसने साइबर को लेकर के, साइबर अटैक हो, साइबर ठगी हो, या साइबर से जुड़े जितने आपराधिक जो शिकायतें हैं अलग अलग तरह की, उनको लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाया, जिसमें खुद आईजी वरुण कपूर है, आईडीजी के तौर पर बतौर अभी फिलहाल वो आरएपीटीसी में पदस्थ है। उसके अलावा राजेश दंडोटिया, एडिशनल क्राइम ब्रांच इंदौर, ये दोनों व्यक्ति, कई क्लासेस ली गई है। सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है उन्हें जागरूक किया जा रहा है साइबर ठगों के से बचने के लिए, और क्या अवेयरनेस है युवा पीढ़ी के लिए। तो जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पर इनकी कैंपेनिंग चलती है, वहाँ पर साइबर से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, पुलिस के इक्विपमेंट से रिलेटेड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताना चाहूँगा कि पुलिस को भी इस मामले में, जहाँ तक जनता को सतर्क करने की जरूरत है, वैसे पुलिस को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि अचानक से बीएनएस, हम सीसीटीएनएस पर पहुंच गए हैं। अब पुलिस का जितना वर्क है, पेपर वर्क खत्म हो चुका है अब, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। और बिल्कुल कंप्यूटर का युग है, पुलिस को भी अवेयर होना होगा। तो हेमराज जी, आप भी इस बात को बखूबी मानते हैं कि पुलिस को भी अब इन शातिर ठग जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बहुत अवेयर होना होगा पुलिस को अब? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। पुलिस जो है हमारी, अभी उनके पास एक विंग है जिसका नाम है साइबर सेल। सो वो एक छोटा सा विंग है, मतलब मैं कहूंगा कि पुलिस का 5वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन अभी आप क्राइम जो देख रहे हैं वो क्राइम मेजरली साइबर क्राइम ज्यादा हो रहे हैं। फोन छीन लिया, फोन स्नैचिंग हो रही है, तो वो भी साइबर के पास ही केस है। अधिकतर केसेस साइबर से ही इन्वॉल्व हैं, अपराधी भी साइबर से ही डिटेक्ट कर रहे हैं। तो पुलिस फोर्स को भी अपने आप को डेवलप करना होगा, साइबर के हिसाब से साइबर एक्सपर्ट्स ही उनको लेने होंगे। और आप कह रहे हैं संख्या भी बढ़ानी होगी कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि अभी फिजिकल पुलिस की तो जरूरत बहुत कम है, साइबर पुलिस की ज्यादा जरूरत है जो ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग करे। हाँ, ये अहम बात आपने कही है। एक बार फिर से हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। मनोज जी, ये बात जो हो रही है कि अब पुलिस को अपनी क्षमता को दोगुना करना होगा, साइबर सेल में डेडिकेटेड वो पुलिसकर्मी रखने होंगे जो आईटी को बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो साइबर एक्सपर्ट है, जिन्होंने कई मामले बड़े बड़े साइबर से जुड़े सुलझाए भी, हेमराज जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से चोर पुलिस का जो खेल है वो खत्म नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस, ये मानना पड़ेगा कि पीछे है, क्योंकि कई मामले अभी भी जो है मध्य प्रदेश की जो साइबर पुलिस है, जो कि हेडक्वार्टर भोपाल में ही है, वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई शिकायतों को वो दर्ज नहीं करते, शिकायत के तौर पर ले लिए जाते हैं और उसमें खाना पूर्ति होती है। तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे में पुलिस को चोरों से ज़्यादा, ठगों से ज़्यादा हाईटेक होने की ज़रूरत है। और इसको लेके सरकार की तरफ से एक बड़ा बजट भी दिया जाता है, तो इसे और बढ़ाना पड़ेगा। जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात बोली हेमराज जी ने कि जो फिजिकल पुलिस है भले ही वो कम हो, लेकिन जो डिजिटल पुलिस जो है, जो एक्सपर्ट हैं, वो जरूर, ये समय की मांग है, इसे पुलिस को अब और ज्यादा क्षमता बढ़ानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हेमराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका शुक्रिया। भारत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब जो चोर हो गए, बड़े एक्सपर्ट हो गए, अब वो आपके गेट के बाहर लूट करने रात में दबे पांव नहीं आ रहा है। अब वो ओटीपी के जरिए आ रहा है, फर्जी लिंक के जरिए आ रहा है और आपको ठग रहा है। प्लीज अवेयर हो जाइए, थोड़ा समय लीजिए। जैसे खरीदारी करने जाते थोड़ा समय लेते हैं ना, ऐसे समय लीजिए। एकदम से झंझट मत मचाइए, लिंक आ गई तो तुरंत क्लिक करना है। थोड़ा सा रुकिए, समझिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा।